CH11 बिन बुलाए मेहमान। अब तक। रॉकी बोला, क्या हुआ? अब क्या हो गया तुझे, ऐसे बंदर की तरह शकल क्यों बना रहा है? तो राहुल बोला, अरे यार हमने तो सोचा ही नहीं, अगली क्लास टकले की लगने वाली थी, अब क्या करे। जैसे ही राहुल ने इतना बोला तभी रोहित और प्रीतम के पसीने छूटने लगे। और फिर डरते हुए रोहित बोला, अब क्या करेंगे, टकला तो अब हमें भी टकला कर देगा यार। रॉकी झाल लेते हुए बोला, गधो, ना जाने क्या क्या नाम सनाब अपने दिमाग में दोहराते रहते हो तुम सब। उद्धरण चिन्ह। फिर रॉकी आगे बोला, जो होगा वो देख लेंगे, अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो डरना कैसा। राहुल उसके बात को काटते हुए बोला, तुझे क्या लगता ओ टकला, हमें छोड़ देगा? रॉकी बोला, तो अब क्या यही सोचने के लिए बैठ जाए? फिर आगे सीरियस होते हुए बोला, ओए, ये सब बातें खत्म कर और मेरी सुन, तुम सब कह रहे थे ना कि तुम्हारे हॉस्टल के कमरे में एक बेड खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम सबके साथ सिफत हो जाऊं। अब आगे। प्रीतम चहकते हुए खुशी से बोला, क्या सच बोल रहा है तू? तो रॉकी बोला, हाँ सच में सोच रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए? रॉकी इतना ही बोला था कि तीनों उसको झपटते हुए बोले, अबे क्या बात कर रहा है, तेरे लिए तो हम जान भी दे दे, तो रूम का बेड किस खेत की मूली है। फिर एक्साइटेड होते हुए बोले, तू ये सब छोड़, चल हम अभी तेरा सामान लाकर शिफ्ट करते हैं। रॉकी हंसते हुए बोला, रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, चलते हैं, वैसे भी पूरी रात बाकी है, शिफ्टिंग विफ्टिंग तो होती रहेंगी। जैसे ही रॉकी रात की बात करता है तभी राहुल को कुछ याद आता है और वह बोला, ओ तेरी, हमें तो आज रात में शादी में भी जाना है, भूल गए हो क्या तुम सब? राहुल के बोलते ही रोहित और प्रीतम बोले, हाँ यार। इधर इन लोगों की बातों को सुन रॉकी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन्हें किसकी शादी में जाने की चुल मची है। फिर रॉकी कुछ सोचते हुए उन तीनों से सवाल किया, क्या तुम तीनों इनवाइटेड हो? रॉकी के सवाल का जवाब तीनों एक साथ देते हैं, ना, ना, नहीं। रॉकी सुनते ही झिल्लाते हुए बोला, ये लिली, मुझे पता था। तभी प्रीतम बोला, अरे छोड़ना यार, वैसे भी कहा किसी को पता चलने वाला है, सो चिल्ला कर यार, और वैसे अब तो 3 से भले 4। रॉकी ने जब सुना कि ये उसे भी लपेटे में रहे थे तो वह तीनों से छुट्टे हुए बोला, ना, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने वाला तुम तीनों के साथ, क्या पता पके गए तो। राहुल रॉकी को समझाते हुए बोला, क्या बात कर रहा है तू, अरे कोई नहीं पकड़ेगा, वैसे भी अब कितनी बार ऐसे शादियों में जा चुके हैं तो हमें तो कुछ नहीं हुआ। जाएंगे घूमेंगे और खाएंगे फिर अपने हॉस्टल। बस। रॉकी खिसियाते हुए बोला, बस क्या बस की तेरी ऐसी की तैसी, पागल मत बन, मैं नहीं जाने वाला, तुम सब चले जाओ। रॉकी के ना करने से तीनों एक साथ रॉकी पर झपट पड़ते हैं और उसे मनाने लगते हैं। रॉकी कितना भी ना बोले लेकिन इन्हें मानने की पड़ी ही नहीं थी। आखिर में उनके जिद के आगे हार मानते हुए रॉकी हाँ कर देता है। उसके हाँ करते ही सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते शाम हो जाती है और इस वक्त रॉकी तीनों के साथ हॉस्टल में था, लेकिन उसे रह रह कर शादी वाली बात ही याद आ जा रही थी। रॉकी उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन साले ये कमीने दोस्त मने तब ना एक बिन बुलाए मेहमान बनकर जा रहे हैं और ऊपर से उसे भी घिसट लिया है इन्होंने। सिंघानिया मैंशन में। सिंघानिया मैंशन आज फूलों से सजा हुआ था। सिंघानिया मैंशन इतना बड़ा था कि उसमें एक स्टेडियम बनाया जा सकता है, किसी भी चीज की कमी नहीं, हर एक काम के लिए नौकर चाकर और सब वेल ट्रेंड। मैंशन के सामने बड़ा गार्डन और उसके बीचों बीच स्विमिंग पूल, हर एक रूम का एक अलग इंटीरियर और हर एक रूम की अपनी एक अलग खासियत। राम के पिता के मरने के बाद मैंशन में राम और उसके नौकर ही बचे थे, लेकिन अब यहाँ 20 साल पुरानी खुशियां लौटाने वाली थी। थोड़ी ही देर में मेंशन के कार पार्किंग एरिया में एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का गेट खुलता है और उसमें से राम सिंघानिया निकलते हैं और फिर उनके साथ सुमित्रा जी और अर्चना भी साथ में उतरती हैं। राम गाड़ी से निकलने के बाद सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लेते हो और आगे मेंशन में जाने लगते हैं। अर्चना भी साथ में चलने लगती और उन सब के पीछे था समर। जैसे सुमित्रा जी के कदम मेंशन के अंदर बढ़े तभी उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। राम अभूत खुश था और उसे अपनी खुशी जाहिर करनी थी, सो उसने यही रास्ता चुना और इन सब कामों को करने का जिम्मा समर को दे दिया था, जिसे समर ने बखूबी निभाया था। सुमित्रा जी जैसे अंदर आई, सामने का नजारा देखकर उनके आंखों से अंशु आने लगे। 20 साल पहले की बात है जब सुमित्रा जी ने राम से कहा था कि हमारा घर फूलों से सजा हो गया और हर दीवार पे उनकी फोटो होगी। सुमित्रा जी को अपनी कही हुई बातें याद आने लगी, उन्होंने जो राम से कहा था आज वही सब कुछ हो रहा था। भले ही इसे होने में कितने साल लग गए, लेकिन आज का मोमेंट कभी भूल नहीं पाएंगी। आज उन्हें चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही थी। शायद इतने साल गरीबी में जीने के बाद उनके अंदर थोड़ा लालच आ गया हो, लेकिन अब सब ठीक हो जाने वाला था। हॉस्टल में रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम तैयार बैठे थे और परेशान भी, क्योंकि रॉकी जाने से मना कर रहा था। आखिर में तीनों ने मिलकर जबरदस्ती उसे लेकर हॉस्टल से निकल गए थे। ऐसे ही लड़ते झगड़ते चल दिए और थोड़ी ही देर में जहां शादी हो रही थी वहां पहुंच गए थे, लेकिन इस शादी में कोई और भी था जो इनका इंतजार कर रहा था। CH12 फ्री का खाना महंगा है। अब तक। हॉस्टल में रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम तैयार बैठे थे और परेशान भी, क्योंकि रॉकी जाने से मना कर रहा था। आखिर में तीनों ने मिलकर जबरदस्ती उसे लेकर हॉस्टल से निकल गए थे। ऐसे ही लड़ते झगड़ते चल दिए और थोड़ी ही देर में जहां शादी हो रही थी पहुंच गए थे, लेकिन इस शादी में कोई और भी था जो इनका इंतजार कर रहा था। अब आगे। रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम तीनों शादी के मेन गेट पर पहुंचे और जैसे ही अंदर जाने को हुए तो उन्हें सामने वाले गार्ड ने रोक लिया। गार्ड की आवाज सुनते ही चारों एक जगह पे खड़े हो गए थे। गार्ड उनके पास आते ही पकड़कर बोला, हेलो
से आप लोग। जैसे ही चारों ने ये सुना तो उनको अंदर से डर सा लगने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे ही गार्ड ये सवाल कर देगा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए प्रीतम बोला, जी वह वो लड़की की तरफ से आए हैं। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, अरे यार तुम सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जैसे ही प्रीतम का इशारा तीनों ने समझा तो वो भी उसके हाँ में हाँ मिलते हुए बोले, हाँ हाँ हम लड़की की तरफ से ही आए हैं। गार्ड कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। दरअसल ये शादी किसी मंत्री की बेटी की हो रही थी और ये बात इन्हें पता नहीं थी। ये तो बस यहाँ आना चाहते थे। शादी में सिर्फ कुछ गिने चुने गेस्ट ही आने वाले थे और कुछ आ भी गए थे। आखिर में गार्ड झाल लेते हुए बोला, देखो मुझे तुम सब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो काम है उसे करने दो और तुम सब शादी का इन्विटेशन दिखाओ और जाओ। ये सुनकर चारों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें क्या पता था शादी में इतनी चेकिंग भी जाती है। जब चारों में से किसी ने कुछ नहीं बोला तो गार्ड गुस्सा करते हुए बोलने लगा, क्या हुआ, नहीं है शादी का इनविटेशन। चारों सोचने लगे थे आखिर में क्या करे, कैसे गार्ड से अपना पीछा छुड़वाए। तभी राहुल के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वह तापाक से बोला, आपको विश्वास नहीं, हाँ ना, ठीक है मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ। फिर अंदर देखने लगा। जैसे ही उसे कोई जाता हुआ दिखाई दिया तो वह चिल्लाते हुए बोला, हेलो कोर्ट वाले भाई साहब। राहुल के जोर से चिल्लाने से वह व्यक्ति राहुल की तरफ देखता है। राहुल उस आदमी को अपनी तरफ देखता पाकर उसे हाई फाई करते हुए अपना हाथ हिलाने लगा। उधर उस व्यक्ति ने भी अपना हाथ हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ अंदर जाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि कौन थे और अपना सर खुजाते हुए दूसरे काम में लग गया था। इधर राहुल गार्ड से बोला, देखा आपने, वो हमें पहचानता है और उसे हमें आने का पता। अब बताइए क्या प्रूफ दिखाए आपको। अब भी हमें इनविटेशन दिखने की जरूरत है। गार्ड अब भी मानने का मूड नहीं था, लेकिन आखिर में उसे मानना ही पड़ा और वह ग्रिट करते हुए बोला, वेलकम सर, आपका स्वागत है, प्लीज। इतना बोला और उन्हें अंदर जाने दिया। चारों जल्दी से अंदर की भागे। आखिर जान जो छूटी थी। अंदर जाते ही रॉकी राहुल के सर पे एक चपट लागते हुए बोलता है, गधे आज तो लगने वाली थी तुम सब के चक्कर में, मैं भी पिसने वाला था। वो तो अच्छा हुआ गार्ड ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, वरना तो पके ही जाने वाले थे। फिर आगे कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये बता वो आदमी कौन था, कैसे जानता है तू उसे। अपना सर सहलाते हुए राहुल बोला, मारता क्यों है यार, चोट लगती ओ, कितना जोर से मारा है। रॉकी उसे फिर से धमकाते हुए बोला, अब ये तू अपना नाटक की दुकान बंद कर और तू बताता है कि फिर से लगाओ एक। जैसे ही रॉकी अपना हाथ उठाने को हुआ तभी राहुल रोहित के पीछे छुपते हुए बोला, मारता क्यों है, बताता हूँ ना। फिर आगे कहने लगा, अरे वो उसे तो मैं नहीं जानता, ये तो बस एक ट्रिक थी उस गार्ड से बचने के लिए। फिर कूद पर प्राउड फील करते हुए बोला, अपने गांव में मैं हमेशा जब भी पकड़ा जाता तो ऐसे ही करता और उसके बाद वो कौन और मैं कौन, कौन किसको फिर से ढूंढने वाला है। सो इसलिए चिल्ला कर और चल अब आए हैं तो पार्टी एंजॉय करते हैं। तीनों राहुल के बात से सेटिस्फाई हो गए थे। चारों एक से पढ़कर एक कमीने थे। पाए में किसी का मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसे कामों में धुरंधर है। कैसे किसी को उल्लू बनाना है सब जानते हैं। शादी में कुछ वक्त बाकी था और अभी गेस्ट आ ही रहे थे। थोड़ी ही देर में एक लग्जरी ब्रांड की गाड़ी अनादर आकर रुकती है और उसमें से एक जवान हैंडसम लड़का बाहर निकलता है और उसी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी ना छोटी ही कलती है। जैसे ही वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो सारा लाइमलाइट उन्हीं पे पड़ने लगा। सबकी नजरें उन्हीं को वो जाकर ठहर जाती। जब रॉकी और उसके दोस्तों ने ये देखा तो प्रीतम चाहते हुए बोला, चल ना हम भी तो देखे कौन आया, कोई बड़ी हस्ती मालूम पड़ता है यार। चारों ऐसे ही खेलों में वह आते हैं और उन्हें देखने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही चारों की नजर उधर खड़े उस कपल पे जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और चारों एक साथ हैरानी से बोलते हैं, सुधीर, नताशा। ये सुधीर और नताशा ही थे। यह शादी सुधीर के दूर के जानने वाले की थी और सुधीर के डैड जाने माने बिजनेसमैन थे तो उन्हें भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उनकी जगह पे सुधीर आया था। वह नताशा को अपने पैसे का पावर दिखाना चाहता था। उन्हें देखकर कोई भी कह देता कि ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही यहाँ आए हैं। खैर, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे और कर ही क्या सकते हैं। रॉकी और उसके दोस्त दूसरी तरफ आ गए थे। प्रीतम, राहुल और रोहित नहीं चाहते थे कि आज वीर से रॉकी का उनसे सामना हो। वैसे भी नताशा से ब्रेकअप के बाद वह कुछ उखड़ा सा रहने लगा था। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होने लगी थी। एक खूबसूरत लड़की के हाथ में माइक था। शायद वो लड़की स्टेज अनाउंसर थी। लड़की ने अपने मुंह के पास माइक लेते हुए बहुत ही पोलिटली बोलना शुरू करती है, हेलो हेलो हेलो, आप सबका धन्यवाद इस शादी में आने के लिए। हम माफी चाहेंगे, बस थोड़ी सी देर में रस्में शुरू कर दी जाएगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, और आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो आने पर आपको पता चला जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कोई विप आने वाले हैं जो हमारे इस शादी में 4 चांद लगा देंगे। इतना बोलकर वह लड़की चुप हो गई। सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे थे, कौन है वो विप जो आने वाला है। ये जानने के लिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना होगा। CH13 VIP गेस्ट। अब तक रॉकी और उसके दोस्त दूसरी तरफ आ गए थे। प्रीतम, राहुल और रोहित नहीं चाहते थे कि आज वीर से रॉकी का उनसे सामना हो। वैसे भी नताशा से ब्रेकअप के बाद वह कुछ उखड़ा सा रहने लगा था। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होने लगी थी। एक खूबसूरत लड़की के हाथ में माइक था। शायद वो लड़की स्टेज अनाउंसर थी। लड़की ने अपने मुंह के पास माइक लेते हुए बहुत ही पोलिटली बोलना शुरू करती है, हेलो हेलो हेलो, आप सबका धन्यवाद इस शादी में आने के लिए। हम माफी चाहेंगे, बस थोड़ी सी देर में रस्में शुरू कर दी जाएगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, और आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो आने पर आपको पता चला जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कोई VIP आने वाले हैं
जो हमारे इस शादी में 4 चांद लगा देंगे। इतना बोलकर वह लड़की चुप हो गई। सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे थे, कौन है वो वीआईपी जो आने वाला है। अब आगे शादी की रस्में होने लगी थी, लेकिन अब भी सबको वीआईपी का इंतजार था। सबकी निगाहें बाहर मेन गेट की तरफ ही थी। शादी संपन्न होने को थी, तभी उसी वक्त एक लग्जरी ब्रांड की रोल्स रॉयल अंदर आती है। गाड़ी के अंदर आते ही मीडिया वाले गाड़ी की तस्वीर लेना चालू कर देते हैं। कुछ ही पल में वहां सब खड़े थे और सबकी मन में एक ही सवाल था कि गाड़ी के अंदर कौन है। थोड़ी ही देर में गाड़ी से एक आदमी उतरते हैं। उनके कपड़े ब्रांडेड थे, इवन हर एक चीज जो उन्होंने पहना हुआ था सब ब्रांडेड थे। आखिर में जब वे कार्पेट पे आ खड़े हुए तो लोग उनको देखकर चहक उठे। उन सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राम सिंघानिया। किसी के लिए उन्हें एक झलक देखना भी नसीब नहीं होता था, न ही कभी वे किसी के फंक्शन में जाते थे। आखिर में बात यही तक आखिर खत्म हो जाती थी कि राम सिंघानिया एक गुमनाम नाम है, जिसे सिर्फ किस्मत वाले ही देख सकते हैं। कार्पेट से चलते हुए राम सिंघानिया शादी वाले जगह पर आ गए थे, जहां उनके लिए पहले से ही स्वागत का इंतजाम किया गया था। राम सिंघानिया को देखना इतना आसान नहीं था। इधर जब रॉकी और उसके दोस्तों को पता चला था, तब से वे भी वीआईपी गेस्ट को देखना चाहते थे और उन्हें उत्सुकता थी कि किसी बड़े आदमी को आपने सामने देखेंगे। इधर लोगों में बातें हो रही थी, सब सिर्फ वीआईपी के बारे में ही बात कर रहे थे। रॉकी को भी जानना था और रॉकी भी तीनों के साथ हो लिया था। जैसे ही रॉकी वहां पहुंचा तो वह राम देखते ही दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये भी यहाँ आ सकते हैं। उसके मुंह से एक ठंडी आ निकल गई और वह मन में ही सोचने लगा, अगर डैड यहाँ आए हैं तो कहीं माँ भी तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर माँ भी आ जाएंगी तो मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरे दोस्तों का पता चलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। रॉकी अपने मन को झटका फिर राहुल, रोहित और प्रीतम से बोला, अरे यार अब हमने देख लिया ना, तो चलते हैं ना, खाते हैं और निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर के चक्कर में पके जाए तो भारी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। रॉकी इतना बोलकर फिर शांत हो गया था। अब राहुल भी रॉकी का साथ देते हुए बोला, हाँ यार रॉकी ठीक बोल रहा है, हमें चलना चाहिए। वैसे भी हम तो सिर्फ यहाँ खाने आए थे ना। फिर नौटंकी करते हुए बोला, बिन बुलाए मेहमान। राहुल की बात सुनते ही प्रीतम उसके सर पे एक ताफली मरते हुए बोला, हाँ हाँ चल चल, हमें पता है। चारों ने सहमति जताई और खाने की टेबल की तरफ चल दिए थे। थोड़ा आगे जाकर दाएं मुड़ना था और 2 कदम आगे चलने के बाद था खाना खाने वाला जगह। जब चारों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वहां का वेटर भी उनसे अच्छा कपड़ा पहने हुए था और सब वेल ट्रेंड थे। सबके खाना सर्व करने तरीका और स्टाइल अलग था, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल जैसा। चारों ने एक दूसरे के साथ लाइन बनाया और सबसे आगे रॉकी था, फिर प्रीतम, रोहित और लास्ट में राहुल। सबके हाथ में प्लेट थी और राहुल तो खाने को देखकर पहले से ही लार टपका रहा था। अगर उसका बस चलता तो पहले ही सारा खाना चट कर जाता, लेकिन जैसी भगवान की मर्जी, कोई ऐसी डिश नहीं थी जो ना हो। लखनवी बिरयानी से लेकर हैदराबादी चिकन हो या दिल्ली की मशहूर स्ट्रीट फूड, हर राज्य के अपने अनोखे डिश चारों के सामने सजे हुए थे। बस उसे उठाना था, थाली में पड़ोसन था और जैसे मन चाहे खा लो। भूख लगी हो तो कौन चम्मच खोजने जाए, अपना हाथ सारे चम्मच का बाप। रॉकी ने पराठा और दाल मखनी लिया तो प्रीतम ने बिरयानी, रोहित ने शोरमा तो राहुल भूखड़ उठाते जा रहा था। उसे देखकर तीनों ने अपना सर पिट लिया। राहुल प्लेट में स्वीट डिश रखते हुए बोला, क्या देख क्या रहे ए हो, अपना अपना प्लेट देखो ना, मेरे प्लेट पे नजर क्यों गाए बैठे हो। प्रीतम खींचते हुए बोला, गधे बस कर, लगता है तेरी वजह से हम जाएंगे। जरा सामने देख, सब हमें ही देख रहे हैं। राहुल बोला, हाँ तो देखने तो क्या फर्क पड़ता है। तीनों ने अपना सर पिट लिया था राहुल की बकवास बातों को सुनके। जैसे ही रॉकी स्वीट डिश उठाने को हुआ, तभी उसके पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। क्या इतना ही बोल पाई थी, फिर सामने देखकर वह दंग रह गई थी। आखिर में फिर से चिढ़ते हुए बोली, रॉकी तुम। रॉकी भी सामने सामने देखकर हबड़ा सा गया था, साथ उसके दोस्त भी। ये नताशा थी, वह भी आ गई थी, लेकिन आमना सामना हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। रॉकी बोला, वो मैं, वो हम, बस यहाँ। रॉकी और आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नताशा रॉकी पे तंज कसते हुए बोली, तुम सब यहाँ आए कैसे, किसने परमिशन दिया तुम्हें। रोको कोई जवाब देता तभी एक और आवाज आती है, आए होंगे फ्री का खाने, ऐसा खाना कभी मिला नहीं होगा ना। ये सुधीर था जो नताशा के लेट होने पर खुद ही उसे ढूंढते हुए आ गया था। रॉकी सफाई देते हुए बोला, हम तो बस यहाँ खाने आए हैं और खाना खाने के बाद चले जाएंगे। रॉकी लड़ना नहीं चाहता था। पिछली बार जो उसके साथ हुआ था वह तो अभी भी उस दर्द से उभरा नहीं था और फिर अभी ये। रॉकी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा था। उसको बिना जवाब देकर जाता देख सुधीर तो अच्छा नहीं लगा, उसे इंसल्ट जैसा फील होने लगा था। फिर सुधीर चिल्लाते हुए बोला, क्यों घर पे नहीं मिलता खाना जो मुंह उठाकर चले आए हो। आखिर में रॉकी को भी ये बात चुभ गई और वह मुड़कर सुधीर पर तंज कसते हुए बोला, हाँ मैंने देखा है सेकंड हैंड माल यूज करने वाले को। ये बात रॉकी नताशा को देखते हुए बोला था। ये सुनते ही सुधीर गुस्सा हो गया था और उसकी नाक गुस्से से लाल ही गई थी। सुधीर आगे बढ़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, माफ मांग इसी वक्त। इतना बोलकर जैसे ही सुधीर रॉकी पे हाथ उठाता उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। शादी में ज्यादा चहल पहल होने की वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया था उनके तरफ। किसने पकड़ा था सुधीर का हाथ और क्या रॉकी झेलेगा बेइज्जती, जानेंगे अगले एपिसोड में। CH14 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब तक रॉकी लड़ना नहीं चाहता था। पिछली बार जो उसके साथ हुआ था वह तो अभी भी उस दर्द से उभरा नहीं था और फिर अभी ये। रॉकी बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा था। उसको बिना जवाब देकर जाता देख सुधीर तो अच्छा नहीं लगा, उसे इंसल्ट जैसा फील होने लगा था। फिर सुधीर चिल्लाते हुए बोला, क्यों
घर पे नहीं मिलता खाना, जो मुंह उठाकर चले आए हो। आखिर में रॉकी को भी ये बात चुभ गई और वह मुड़कर सुधीर पर तंज कसते हुए बोला, हाँ मैंने देखा है। सेकंड हैंड माल यूज करने वाले को। ये बात रॉकी नताशा को देखते हुए बोला था। ये सुनते ही सुधीर गुस्सा हो गया था और उसकी नाक गुस्से से लाल ही गई थी। सुधीर आगे बढ़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, माफ मांग इसी वक्त। इतना बोलकर जैसे ही सुधीर रॉकी पे हाथ उठाता उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। शादी में ज्यादा चहल पहल होने की वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया था उनके तरफ। अब आगे सुधीर आगे बढ़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, माफी मांग इसी वक्त। इतना बोलकर जैसे ही सुधीर रॉकी पे हाथ उठाता उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। शादी में ज्यादा चहल पहल होने की वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया था उनके तरफ। सुधीर को जैसे ही फील हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है तो वह पीछे मुड़ा और उस आदमी को देखने लगा। उनके सामने एक हत्ता कट्टा आदमी खड़ा था जो देखने में काफी विल्ड मैनर्स लग रहा था। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल काफी अच्छा था और उसका चेहरा चमक रहा था। रॉकी भी उसे देखकर कर आश्चर्य में था और रॉकी हड़बड़ाते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, समर। सुधीर समर को गुस्से से देखते हुए बोला, तू कौन बे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पके। सुधीर का गुस्सा बढ़ गया था। रॉकी के साथ उसके दोस्त भी ये नजारा देख रहे थे और नताशा भी। समर सुधीर के बातों पे बिना ध्यान दिए चिंता से रॉकी को बोला, रॉकी बाबा आप ठीक तो हैं? जैसे ही रॉकी ये सुना तो झट से होश में आया और उससे पहले कि उसके दोस्तों तो कुछ शक हो, रॉकी झट से बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। रॉकी के जवाब से समर को थोड़ी तसल्ली हुई। वो तो अच्छा हुआ कि राम चले गए थे, वरना आज ये शादी किसी शमशान घाट जैसी हो जाती। समर भी जाने वाला था लेकिन उसने रॉकी को देख लिया था और उसे कुछ बताना था तो सोचा अभी ही बताता चलूं, क्या पता कल ही इसकी जरूरत पड़ जाए। सुधीर का कसकर मरोड़ा और उसे एक तप्पड़ दे मारा, फिर उसको उंगली पॉइंट करते हुए बोला, ये मेरे सामने तेरी पहली गलती थी। अगर अगली बार मैंने तेरे को रॉकी बाबा से बदतमीजी करते देखा तो शायद तू और तेरा बाप कल की सूरज रोड पे भिख मांगता फिरेंगे। फिर रॉकी के पास आ खड़ा हुआ। सुधीर नताशा के सामने अपनी बेइज्जती होने कैसे दे सकता था। और इधर राहुल, रोहित और प्रीतम उसके लाचारियत पे मुंह दाबे हंस रहे थे। सुधीर गुस्से में खड़ा हुआ और अपना फोन निकलते हुए बोला, तेरी इतनी मजाल, तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इतना बोल सुधीर किसी को कॉल मिला दिया था। थोड़ी ही देर में वहां 2 दिन बॉडीगार्ड आ गए थे। राहुल रोहित के कान में धीरे से बोला, भाई अब क्या होगा? राहुल बोला, चुपचाप खड़ा रहे और सामने देख। दोनों चुप हो गए थे। सुधीर समर को चैलेंज किया और बोला, तूने मुझ पे हाथ उठाया? सुधीर शर्मा पे फिर आगे कुछ नहीं बोला और आपने आदमियों को इशारा कर दिया था। अब माहौल खराब हो गया था। रेसिस्पन वालों को ये बात पता चल चुका था। तीनों समर की तरफ बढ़ने लगे थे। समर बस खड़ा था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही तीनों समर को मारने को हुए थे लेकिन कोई समर को छू भी नहीं पाया और तीनों जमीन पे बेसुध पड़े थे। ये समर था जो हवा से भी तेज इन्हें मारा और किसी को पता भी नहीं चला था। समर हंसते हुए सुधीर को देखने लगा और बोला, बस इतनी ही है तुझमें, रोड चाप गुंडे मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे बेटा। फिर आगे बोला, रुक मैं बताऊं गुंडे क्या होते हैं। इतना बोला और समर अपने पॉकेट से एक चिप निकला और उसे दबा दिया। 1 मिनट के अंदर ही वहां काले सूट में गार्ड्स आने लगे। सब हक्के बक्के बस उधर ही देख रहे थे। देखते ही देखते खाने वाली जगह युद्ध का मैदान बन गया, लेकिन उसमें सिर्फ समर के ही आदमी थे। जहां तक सर उठाओ वहां तक काले सूट में समर के गुंडे। समर तंज कसते हुए बोला, इतना काफी है या और बुलाओ? सब हक्के बक्के थे और इधर रॉकी के दोस्त परेशान क्यों नहीं, उन्हें तो गार्ड ने घेर रखा था। रॉकी समझ रहा ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लंपटों को कौन समझाए। इन्हें लग रहा था कि कहीं हमें भी घेर कर इसी में अपना हाथ हाथ साफ कर लर। 50 से भी ज्यादा गार्ड्स थे और ये सारे गार्ड्स पर्सनल थे जिन्हें सिर्फ राम की हिफाजत के लिए ही रखा गया था। इन्हें जान की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही जान देने से कतराते हैं और ना ही जान लेने से। उन सब के बीच में सुधीर खुद को छूता महसूस कर था। थोड़ी ही देर में मंत्री जी और रिसेप्शनिस्ट भी वहां आ गए थे। जैसे ही सुधीर ने मंत्री जी को देखा तो वह बोला, अंकल आप देख रहे हैं कैसे गुंडागर्दी चल रही है, आप कुछ कीजिए, इन्हें जेल में डालिए। मंत्री जी उसे खिसियाते हुए बोले, अंडस्को चुप कर गधे, तुझे पता नहीं है कौन है ये लोग? समर हंस रहा था, फिर हंसते हुए बोला, क्यों मंत्री, वैसे जेल अच्छा ऑप्शन है तो क्या बोलते हो? मंत्री इतना भोला नहीं था कि वह समर की बातों को ना समझ पाए। मंत्री जी हाथ जोड़े खड़े हो गए और डरते हुए बोले, जज सर आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। फिर सुधीर को मरते हुए बोले, गधे तुझे शहर में यही मिले थे, अब घुटनों पे बैठ और माफी मांग। सुधीर तो हक्का बक्का हो गया था, अपने अंकल के जवाब से कैसे झुक जाए। ये सवाल रॉकी के सामने झुकने की थी और नताशा के सामने हार मानने की। सुधीर बोला, नहीं मैं नहीं मांगूंगा माफी। क्यों मांगू माफी? और देखिए ना अंकल, ये लोग तो सिर्फ गुंडे हैं और आप तो शहर के मंत्री हैं, तो क्यों डरना? मैं नहीं मांगने वाला माफी। सुधीर बस कैसे भी करके झुकना नहीं चाहता था। इधर मंत्री जी की हवा टाइट हो रही थी। मंत्री भी थोड़ा बहुत तो जनता ही था कि इनका सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी राज चलता है, कहाँ उल्टा तंग दे पता भी ना चले। इधर रॉकी भी ये सब नहीं चाहता था, वो तो आना ही नहीं चाहता था, पर वो दोस्त कैसे जो छोड़ दे, इसलिए रॉकी भी आ गया था। आखिर में रॉकी माहौल को शांत करते हुए बोला, समर आप ये आएंगे? इतना बोल रॉकी थोड़ा जाकर खड़ा हो गया था। समर भी रॉकी सामने आ खड़ा हुआ और बोला, जी रॉकी बाबा। रॉकी बोला, आप ये क्या कर रहे हैं?
प्लीज ऐसा मत कीजिए, वैसे भी यहाँ सिर्फ दोस्तों के साथ खाने आए थे और ये सब हो गया। समर बोला, लेकिन रॉकी बाबा उसने आप पे हाथ उठाया था। रॉकी उन्हें समझते हुए बोला, क्या हो गया, कोई बात नहीं, वैसे भी कॉलेज लाइफ में ये सब होता रहता है, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। समर बेबस हो गया था, अब वह कैसे रॉकी के बातों को टाल सकता है। रॉकी को एक नजर देख फिर मुस्कुराया। इधर मंत्री जी बागवान से प्रार्थना करने में लगे थे, वहां का पूरा माहौल शांत था। फिर समर आया और सुधीर को देखते हुए बोला, इस बार माफ किया, लेकिन सिर्फ इस बार, अगली बार तूने रॉकी बाबा पे हाथ उठाया तो वह दिन तेरे लिए आखिरी दिन होगा। इतना बोला समर इशारा करता, उसके इशारा करते ही गार्ड्स गायब हो गए थे। फिर रॉकी के पास आया और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी और शहर के सबसे बड़े बंक में जाने को बोला। फिर समर चला गया और मंत्री जी भी सुधीर को लेकर चले गए थे, उसके साथ नताशा भी चली गई थी, लेकिन सिर्फ अभी के लिए थमा था। सांप फन उठाएगा गाज जरूर, ये तो पुरानी कहावत है। और इधर रॉकी को उसके दोस्त एक तक देख रहे थे, अब उनके पास कई सवाल थे उससे पूछने के लिए। वो आदमी कौन था, उनसे तुझे रॉकी बाबा क्यों बुलाया, और मंत्री के इतना कहने पर भी जो नहीं माना, तेरे सिर्फ समझाने से वो कैसे मान गया। रॉकी भी समझ गया था इनकी हालत को और वह मन ही मन बहाना ढूंढना शुरू कर दिया था। वैसे उसे क्लब बैंक भी जाना था, CH15 रॉयल बैंक, अब तक, लेकिन सिर्फ अभी के लिए थमा था। सांप फन उठाएगा गाज जरूर, ये तो पुरानी कहावत है। और इधर रॉकी को उसके दोस्त एक तक देख रहे थे, अब उनके पास कई सवाल थे उससे पूछने के लिए। वो आदमी कौन था, उनसे तुझे रॉकी बाबा क्यों बुलाया, और मंत्री के इतना कहने पर भी जो नहीं माना, तेरे सिर्फ समझाने से वो कैसे मान गया। रॉकी भी समझ गया था इनकी हालत को और वह मन ही मन बहाना ढूंढना शुरू कर दिया था। वैसे उसे क्लब बैंक भी जाना था। अब आगे राहुल, रोहित और प्रीतम रॉकी को पकड़ते हुए बोले, कौन था वो और तू उसे कैसे जानता है। रॉकी बात को बदलते हुए बोला, मैं नहीं जानता, और तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल उस पकड़ा और बोला, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, और जो हमने पूछा है वो बोल। रॉकी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उन्हें समझाए, आखिर में कुछ नहीं बोला तो तीनों एक साथ बोले, देख अगर तू अपना दोस्त मानता है तो बोल। अरे यार कुछ तो, वैसे तुझे पट्टी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, हमने सब देखा यहाँ क्या हुआ था। रॉकी मन में ही बोला, इन्हें क्या बोलूं, ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं हैं। रॉकी समझ पा रहा था कि जब तक ये जान नहीं लेते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। आखिर में रॉकी बात को घुमाते हुए बोला, देखो दोस्तों, मैं सच में उन्हें नहीं जानता, अगर जानता तो क्या मैं इतना गरीब होता। वैसे भी तुम सब ने उनके पहनावे को नहीं देखा, और बात रही मदद करने की, तो हो सकता कि उन्हें मेरे चेहरे में कुछ दिख गया हो। फिर रॉकी आगे बोला, आजकल तो एक ही शक्ल के कई आदमी होते हैं, हो सकता है उनके किसी अपने का चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। प्रीतम फिर से एक सवाल करता है, हाँ तो ये बता, तो फिर तू उन्हें कैसे मनाया। रॉकी अपना झिझक दूर करते हुए बोला, अरे यार वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, मैंने तुक्का मारा और लग गया। फिर रॉकी अपना कड़ी वॉइस में बोलता है, क्या अब तुम सबको यही करना है। वैसे रात ज्यादा हो गई है और कल कॉलेज भी जाना है। भूल गए क्या प्रोफेसर ने क्या बोला था। जैसे ही रॉकी ने तीनों को प्रोफेसर के कई बातें याद दिलाता है तो तीनों डर से गए, उन्हें सफाई भी करनी थी। राहुल घबराते हुए बोला, हाँ यार, उस टकले नो हमें सफाई करने का पनिशमेंट दिया है, और वो भी सफाई उसके आने से पहले करनी है। चारों वह से निकले गए थे, थोड़ी ही देर में हॉस्टल पहुंच गए थे। चारों थके हुए थे, इसलिए सोते ही उनको नींद आ गई थी, लेकिन रॉकी अभी भी सो नहीं पा रहा था। रॉकी जब भी आंखें बंद करता तब उसे नताशा का ख्याल आ जाता। रॉकी के आंख बंद करते ही उसके मन में नताशा की परछाई घूमने लगी। कितने खुश थे दोनों, रोज घूमना और रॉकी का उसके लिए परवाह करना। ना जाने रॉकी कितनी बार नताशा के रूम उसके माथे को सेकते हुए गुजारा होगा। जब भी नताशा बीमार होती तो पहले रॉकी ही उसकी मदद करता, लेकिन अब सब बदल गया था। शायद नताशा ने जो खो दिया था, जब उसे पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाने वाला था। खैर अब क्या कर सकते हैं, जो लोग खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो उनका क्या ही किया जा सकता है। रॉकी ये सारी बातें अपना मन से झटका और सोने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही कोशिश करते करते उसे नींद भी आ गई। सुबह चारों लेट से उठे थे तो इसलिए जल्दी जल्दी में कॉलेज जाने के लिए तैयारी करने लगे थे। चारों कॉलेज के लिए निकलने वाले थे, तभी राहुल पूछता है, अरे यार ये बताओ अब इस बाइक का क्या करना है। रॉकी हंसते हुए बोला, करना क्या है, चलाएंगे। प्रीतम बोला, अरे यार पर कब। फिर उस पे हाथ फेरते हुए बोला, क्या बाइक है लेकिन। रॉकी उसे शांत करते हुए बोला, हाँ तो एक काम करो, इस पे 3 आराम से फिट हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे आज कहीं जाना है तो तुम सब निकलो और मैं वही कॉलेज में आकर मिलूंगा। प्रीतम सवालिया नजरों से रॉकी को देखा, फिर बोला, तू कहाँ जा रहा है। रॉकी बोला, अरे नहीं यार, थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा ना। इतना बोल रॉकी निकल गया। राहुल, प्रीतम और रोहित तीनों खुश थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। इधर रॉकी हाईवे वाले रोड तक आया और उसने एक टैक्सी ले ली थी। टैक्सी वाले ने पूछा, कहाँ जाना है साहब। रॉकी बोला, शहर के सबसे बड़े बैंक चलना है, इंटरनेशनल बैंक में। रॉकी के जवाब से टैक्सी वाले ने रॉकी को घूर कर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मुस्कुरा दिया। उसे लगने लगा था कोई पागल वागल है, और उसका सोचना भी सही ही था। इंटरनेशनल बैंक में जाने वाले लोग अमीर होते हैं, और रॉकी को देखने से कहीं से वैसा नहीं दिखता था। अभी भी रॉकी अपने उसी कपड़े था जिसे एक हकर सब उससे नजरें फेर लेते हैं। दरअसल बात यह थी कि जब रॉकी ने कार्ड स्वैप किया था तो कार्ड ओपन नहीं हुआ था। समर ने गोल्डन कार्ड दे तो दिया था, लेकिन वह उस कार्ड को एक्टिवेट करना ही भूल गया था, जिसे रॉकी शॉर्ट आउट करने के लिए बैंक चला आया था। थोड़ी ही देर में बैंक भी आ गया। रॉकी टैक्सी वाले को पैसे दिया और बैंक के अंदर जाने लगा। जैसे ही रॉकी बैंक के गेट तक पहुंचा तो उसे गार्ड ने रोक दिया और बोला, जी आप बता सकते हैं
हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? रॉकी उस गार्ड को देखते हुए बोला, जी मुझे अपना कार्ड एक्टिवेट करवाना था, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? रॉकी के बात से गार्ड हंसते हुए बोला, देखिए आप गलत जगह आ गए हैं और ये इंटरनेशनल बैंक है, प्लीज आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कोई और बैंक होगा। गार्ड ने इतना बोला और रॉकी को देखकर हंसने लगा था। रॉकी को उस गार्ड ने जिस तरह से ग्रिट किया था उससे रॉकी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए रॉकी बोला, देखिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरा खाता इसी बैंक में चलता है। रॉकी के जवाब से गार्ड नाखुश होकर बोला, देख मुझे जितनी इज्जत करनी थी कर ली, सीधे सीधे यहाँ से निकल। अब रॉकी भी तैस में आते हुए बोला, देखिए मैंने कहा मंत्र कहता यही चलता है और मुझे अंदर जाना है। रॉकी उस गार्ड को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गार्ड था कि मानने को तैयार नहीं था। आखिर में रॉकी ने उस पे गुस्सा करते हुए बोला, अब बहुत हुआ, देख मुझे सीधे सीधे अंदर जाने दे, नहीं तो तू आज के बाद काम करने के लायक नहीं रहेगा। रॉकी ने कड़वे शब्दों में जवाब दिया था, लेकिन उस गार्ड को समझाने का और कोई तरीका नहीं है, ऐसे लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से थोड़े ही मानेंगे। CH16 रॉकी की खातिरदारी। अब तक रॉकी को उस गार्ड ने जिस तरह से ग्रिट किया था उससे रॉकी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए रॉकी बोला, देखिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरा खाता इसी बैंक में चलता है। रॉकी के जवाब से गार्ड नाखुश होकर बोला, देख मुझे जितनी इज्जत करनी थी कर ली, सीधे सीधे यहाँ से निकल। अब रॉकी भी तैस में आते हुए बोला, देखिए मैंने कहा मंत्र कहता यही चलता है और मुझे अंदर जाना है। रॉकी उस गार्ड को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गार्ड था कि मानने को तैयार नहीं था। आखिर में रॉकी ने उस पे गुस्सा करते हुए बोला, अब बहुत हुआ, देख मुझे सीधे सीधे अंदर जाने दे, नहीं तो तू आज के बाद काम करने के लायक नहीं रहेगा। रॉकी ने कड़वे शब्दों में जवाब दिया था, लेकिन उस गार्ड को समझाने का और कोई तरीका नहीं है, ऐसे लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से थोड़े ही मानेंगे। अब आगे, अब रॉकी भी खुद पे अड़ गया था, अगर वह ऐसे ही चला जाता तो उसकी बेइज्जती होती, और ऐसे ही बिना किसी प्रूफ या किसी के पहचान के बिना आप सिर्फ कपड़े देखकर कैसे किसी के हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब माहौल गर्म हो गया था, जिससे सिक्योरिटी ऑफिसर ने CCTV कैमरे से देख लिया था और उसने देखते ही मैनेजर को कॉल मिला दिया था। जब मैनेजर को ये बात पता चली तब वह खुद ही आ गया था। दरअसल ये पहली बार था कि ऐसा माहौल गेट पे देखने को मिला था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर इतने बड़े बैंक के सामने ऐसा कुछ हो तो बैंक की क्या ही रेपुटेशन रह जाती। थोड़ी ही देर वहां मैनेजर भी आ गया था। मैनेजर आते ही बोला, क्या हुआ है? रॉकी अपना सफाई देता उससे पहले ही गार्ड बोला, सर ये पता नहीं कहां से आ गया है और बोल रहा है इसका खाता चलता है यहाँ पर। मैनेजर ने पूरी बात सुनी और उसके बाद रॉकी को देखने लगा था। जब रॉकी ने देखा कि मैनेजर भी उसे उसी नजर से देख रहा है तो वह बोला, देखिए मैं सच बोल रहा हूँ। मैनेजर बोला, हम कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? उसके सवाल पे रॉकी बिना कुछ बोले अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकालकर मैनेजर को दिखाते हुए बोलता है, इतना प्रूफ काफी है। जब मैनेजर और गार्ड ने उस कार्ड को देखा तो उनकी आंखें जैसे चौड़ी हो गई थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और गार्ड की हालत जैसे खराब होने लगी थी। जैसे ही उसने गोल्डन कार्ड देखा था तभी वह समझ गया था कि यह कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि गोल्डन कार्ड सिर्फ विप कस्टमर को ही दिया जाता था। मैनेजर आप शक्ति में आ गया था और वह अपनी लाचारी छुपाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, प्लीज माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था, प्लीज आप अंदर आ जाइए। मैनेजर जितना सफाई देता उससे ज्यादा उसे गार्ड पे गुस्सा आ रहा था और गार्ड अपना सर झुकाए खड़ा था। इस वक्त रॉकी के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान थी। रॉकी कार्ड जेब में रखकर अंदर आ जाने लगा था। रॉकी चारों तरफ देख रहा था, आम बैंकों के मुकाबले ये बैंक बड़ा था और अंदर का इंटीरियर सबसे अलग था। उस वक्त सब लोग रॉकी को ही देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर कैसे किसी ऐसे आदमी को खुद ही ग्रीट करने चला जाए। क्या मैनेजर का टेस्ट खराब हो गया है या अब बैंक की वैल्यू नहीं रही? अंदर के सब लोग रॉकी को हिन भरी नजरों देख रहे थे। रॉकी जब तक मैनेजर की ऑफिस में नहीं चला गया तब उसे घूरते ही रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही रॉकी बिना कुछ बोले ही बैठ गया था और रॉकी को ऐसा करता देख मैनेजर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कर ही क्या सकता है। मैनेजर इतना तो समझ गया था उससे जुबान लड़ाना या कुछ बोलना उसकी नौकरी छीन लेने वाला था, इसलिए वह आकर बैठ गया और रिसेप्शन पे कॉल मिला दिया था। थोड़ी ही देर में अंदर एक लड़की आती है। उसने बैंक का यूनिफॉर्म पहना था और हिल वाली सैंडल और साथ में उसके चेहरे पे ढेर सारी मेकअप। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैंक का रूल था कस्टमर को खुश करने के लिए। मैनेजर ने शांत स्वर में रॉकी से बोला, सर प्लीज आप अपना कार्ड देंगे, हमें जांच करनी होगी, इसके लिए हम माफी कहेंगे, लेकिन सर ये हमारे बैंक का रूल है। मैनेजर की बात सुनते ही रॉकी अपना कार्ड निकालकर मैनेजर को दे दिया था। मैनेजर ने भी कार्ड को उस लड़की को देते हुए बोला, इस कार्ड की जांच करो और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसे शॉर्ट आउट करो। जब लड़की ने उस कार्ड को देखा था तभी से उसके हाथ कांपने लगे थे। रॉकी को ये सब अच्छा लग रहा था, उसके बिना कुछ बोले ही सब हो रहा था। रॉकी के और भी बैंकों में खाते चलते थे जहां उसे पूरे दिन लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन यहाँ की सर्विस उन बैंकों के मुकाबले अलग थी और फास्ट भी। लड़की उस कार्ड को ही देखे जा रही थी, उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था। वह लड़की जैसे ही अपने ऑफिस में आई तो उसके सामने वाली लड़की उसके लटके हुए चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ तनु, मुंह क्यों लटका रखा है तूने? जैसे ही तनु ने ये सुना तो गोल्डन कार्ड दिखाते हुए बोली, पता है ये कार्ड किसका है, गैस कर। सामने से लड़की बोली, पहेलियां बुझाना बैंक कर और सीधे सीधे बोलना। तनु उसे बोली, अरे वही लड़का जो अभी अभी मैनेजर के साथ गया है। तनु के जवाब पे वह लड़की अवाक होते हुए बोली, क्या बोल रही है यार, उसके पास गोल्डन कार्ड पर कैसे?
अब वह भी तनु पे पास आ खड़ी हुई और उसके हाथ से कार्ड लेकर उस पर लिखा नाम देखने लगी थी। जैसे ही उसने कार्ड पे लिखा नाम देखा तो उसने अजीब सी शक्ल बनाकर बोली, ये कैसा नाम बॉस, सिर्फ इतना ही? तनु उसके हाथ से कार्ड लेते हुए बोली, हाँ देखते हैं ना, कौन है? इतना बोल कार्ड स्वैपर में कार्ड स्वैप किया और स्वैप करते ही उस कार्ड की डिटेल सामने वाली कंप्यूटर में शो होने लगा, जिसे देखकर उन दोनों लड़कियों का चेहरा मनो बर्फ के जैसे जमसा गया। उस स्क्रीन पे रॉकी का पूरा नाम लिखा था, राघव सिंघानिया, और साथ में उसके पिता का नाम राम सिंघानिया। इतना काफी था उन लड़कियों को सदमे में डालने के लिए। दोनों ये देखते ही अवाक हो गई थी। तनु अपने मुंह पे हाथ रखे ही बोली, बाप रे, क्या ये राम सिंघानिया का बेटा है, आर्स कॉर्पोरेशन का वारिस? लड़की भी शौक होते हुए बोली, हाँ यार, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। दोनों खुद में ही लगी हुई थी कि तभी मैनेजर उन्हें कॉल करता है और कॉल करते ही गुस्से में उन्हें डांटते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी देर लग गई? हमारे बैंक की सर्विस कब से इतनी खराब हो गई है? सामने से तनु डरते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, बस हो ही गया। इतना बोल उसने कॉल रख दिया, जल्दी जल्दी से उनसे इश्यू ठीक किया और मैनेजर की ऑफिस की तरफ चली। रॉकी बैठा हुआ था, जल्दी से अंदर आए और कार्ड देते हुए बोली, सर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो गया था, अब हमने एक्टिवेट कर दिया है। इस बार तनु के चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन रॉकी उसकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और कार्ड उसके हाथ से ले लिया था। तनु का मुंह लटक गया और उसे ऐसे ही बाहर जाना पड़ा। रॉकी खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। जैसे ही रॉकी बाहर निकला तो सब उसी को देख रहे थे, लेकिन इस बार सबके चेहरे पे मुस्कान थी, खासकर लड़कियां जो जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने में लगी थी। उन्हें तो बस अब रॉकी का अटेंशन चाहिए था, लेकिन रॉकी इस बार भी बिना किसी को देखे बाहर निकल गया था। रॉकी बाहर निकला तो उसकी नजर फिर से गार्ड पे गई। उस वक्त गार्ड शांत खड़ा था और उसके मुंह जैसे सुई धागे से सिले हुए थे। पिछली बार की तरह उसने कुछ नहीं बोला। ये देख रॉकी हंस दिया था। रॉकी फिर से रास्ते पे आ गया था और अब उसे टैक्सी लेनी थी कॉलेज जाने के लिए। तभी रॉकी के फोने बजने लगा। रॉकी ने अपना फोन निकला और देखा तो उस पे प्रीतम का नाम शो हो रहा था। रॉकी ने जैसे ही फोन रिसीव किया तो उधर से हड़बड़ाहट से भरी आवाज आई, कहाँ है यार तू, जल्दी से कॉलेज आ जा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रॉकी चिंता के भाव से पूछा, क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? रॉकी को कुछ अनहोनी होने जैसा फील हो रहा था। प्रीतम बोला, जल्दी कर कॉलेज आ जा। इतना बोल प्रीतम कॉल कर दिया था। इधर रॉकी परेशान हो गया था। उसने जल्दी से टैक्सी मंगाई और बैठते ही बोला, जल्दी कीजिए भैया, इट कॉलेज चलना है। रॉकी की हड़बड़ी देख टैक्सी वाले ने कुछ नहीं कहा और टैक्सी को हाईवे पे दौड़ा दिया। गाइस, क्या लगता है क्या हुआ होगा कॉलेज में? CH-17 कॉलेज में गुंडागर्दी। अब तक रॉकी फिर से रास्ते पे आ गया था और अब उसे टैक्सी लेनी थी कॉलेज जाने के लिए। तभी रॉकी के फोन बजने लगा। रॉकी ने अपना फोन निकला और देखा तो उस पे प्रीतम का नाम शो हो रहा था। रॉकी ने जैसे ही फोन रिसीव किया तो उधर से हड़बड़ाहट से भरी आवाज आई, कहाँ है यार तू, जल्दी से कॉलेज आ जा, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रॉकी चिंता के भाव से पूछा, क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? रॉकी को कुछ अनहोनी होने जैसा फील हो रहा था। प्रीतम बोला, जल्दी कर कॉलेज आ जा। इतना बोल प्रीतम कॉल कर दिया था। इधर रॉकी परेशान हो गया था। उसने जल्दी से टैक्सी मंगाई और बैठते ही बोला, जल्दी कीजिए भैया, IT कॉलेज चलना है। रॉकी की हड़बड़ी देख टैक्सी वाले ने कुछ नहीं कहा और टैक्सी को हाईवे पे दौड़ा दिया। अब आगे करीब 15 मिनट लगे होंगे रॉकी को कॉलेज पहुंचने में और रॉकी कॉलेज पहुंचते ही कॉलेज कैंपस की तरफ दौड़ा, जिधर प्रीतम ने उसे बुलाया था। जैसे ही रॉकी कैंपस पहुंचा और उसने वहां जो देखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रॉकी ने देखा कि उसके सामने राहुल, प्रीतम और रोहित घुटनों के बल बैठे थे और उनके आसपास बॉडीगार्ड्स थे जो कहीं से भी कॉलेज के तो नहीं लग रहे थे। और इस सिचुएशन को समझते देर नहीं लगी कि यह किसने किया होगा, और इतना सोचते ही रॉकी के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला और वह नाम था सुधीर, जो सामने ही रॉकी के बाइक पे राजा की तरह बैठा था, जैसे कि बाइक उसके बाप की हो। इतना देखने के बाद गुस्सा आना तो लाजमी था। रॉकी गुस्से में वहां पहुंचा। जब सुधीर की नजर रॉकी पे पड़ी तो वह बड़े ही अदब और प्यार से बोला, आइए आइए रॉकी सर, आपका ही इंतजार था। हमने इतने लोग आपके ही खिदमत में तो बुलाया है। सुधीर जिस तरह से बोल रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि गुस्सा रॉकी पे निकाला जा रहा है। रॉकी जब आया था तब उसके दोस्तों का पीठ उसके तरफ था, लेकिन जब वह थोड़ा आगे आया तो उसने अपने दोस्तों का चेहरा देखा, जिसपे चोटों के निशान थे और होठों से खून रिस रहे थे। बस इतना देखना था कि रॉकी का खून खौल उठा था और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सुधीर ये तूने अच्छा नहीं किया, इसकी भरपाई तेरा बाप भी नहीं कर पाएगा। रॉकी इस समय इतने गुस्से में था कि उसकी नसें तन गई थी और उसका खून आंखों में उतर आया था। सुधीर हंसा और फिर हंसते हुए बोला, बस इतना ही, और इतने में तुझे गुस्सा आने लगा। फिर आगे और ज्यादा गरजते हुए बोला, और जब तूने मुझे कल पूरी पार्टी में बेइज्जत किया था उसका क्या? ये तो कुछ भी नहीं, बस ट्रेलर है। अब माहौल गर्म होने लगा था। इस वक्त कॉलेज का लंच टाइम था, इसलिए स्टूडेंट्स वहां आ गए थे जैसे ही उन्हें पता चला था, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होना और उसे देखना कौन मिस करना चाहेगा। जब भी ऐसा कुछ होता है तब सबसे पहले कॉलेज बंद हो जाता है, और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। कौन टीचर चाहेगा खुद जाकर झगड़ा निपटाए और सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाए? रॉकी पहले दोस्तों को छुड़ाना चाहता था, इसलिए वह आराम से बोला, देख सुधीर, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, मेरे दोस्तों को छोड़ दे। इनकी क्या गलती? सुधीर अपनी भावे उचकाते हुए बोला, गलती? इनकी भी उतनी ही गलती जितना कि तूने किया है। दूसरे शहरों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब बात बिहार और उत्तर प्रदेश की हो तो वहाँ सारे रूल्स और रेगुलेशन फेल हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती नासूर बन जाता है और उसे कब तक ढोना पड़ता है, ये तो सिर्फ वही बता सकता है जिसके ऊपर ये सब गुजरता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
रॉकी फिर से बोला, मैं ज्यादा नहीं बोलता सुधीर, बात मन कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पछताना पड़े। सुधीर हंसने लगा था रॉकी के बातों पे। वही कुछ दूरी पे नताशा खड़ी थी, जिसे पहले ही रॉकी ने देख लिया था, लेकिन उसने उधर ध्यान देना इस वक्त सही नहीं समझा था। सुधीर बाइक से उतरते हुए बोला, नहुत हुई बातें, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्यों? सुधीर के चेहरे पे चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉकी अकेला है और उसके पास लोग, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब रॉकी का बाप खुद अंडरवर्ल्ड का डॉन है और जिसे निराश करना यानी यमराज को बुलावा देना, क्योंकि यमराज और राम दोनों रहम नहीं खाते। अगर उनके डिक्शनरी में मौत लिखी है तो वही होगा। सुधीर आगे बढ़ते हुए एक लोहे का रड उठा लिया था, जिसे देख रॉकी संभलाते हुए खुद को आगे आने वाले खतरे के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सुधीर आगे आया और लोहे के रड से दे मारा, जो सीधे रॉकी के सीने पे जा लगी और रड लगते ही रॉकी कराह उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। की दर्द से वही गिर पड़ा था। सुधीर हंसते हुए बोला, क्यों बस एक में ही तेरी ये हालत? फिर आगे अफसोस जताते हुए बोला, च च च चोह, कितना दर्द हो रहा है बेचारे को, और चाहिए? इतना बोल सुधीर हंसने लगा था। उसके बाद वह फिर जाकर बाइक पे बैठा और बोला, ये बाइक तो लाजवाब है, अब ये मेरी हुई और इसका मालिक आज से मैं। फिर आगे अपने आदमियों को इशारा किया, जिससे इशारा पाते ही उन सब ने रॉकी को मारना स्टॉप कर दिया था। उस वक्त रोहित, राहुल और प्रीतम मार खाने की वजह से बेहोश हो गए थे। वही दूर खड़ी नताशा के चेहरे पे सुकून था। दरअसल नताशा ने ही सुधीर को भड़काया था और नतीजा आज सबके सामने है। जब कल रात रॉकी के सपोर्ट में समर उसके साथ खड़ा था, तब उसे देख नताशा को अच्छा नहीं लगा था और वहां से निकलने के बाद नताशा पूरे रास्ते सुधीर को भड़काती रही थी और उसका भड़काना सुधीर के गुस्से में जैसे आग में घी डालने का काम किया था। और आज सुधीर ने नताशा के बहकावे में आकर ऐसी गलती कर डाली थी जिसका भरपाई उसका बाप भी नहीं कर पाएगा। रॉकी ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन वह अकेला था और उसके सामने अच्छे खासे गुंडे थे। रॉकी पहले से ही ताकतवर था और यह बात सुधीर पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने उस रात बार में ही रॉकी के ताकत का अंदाजा लगा लिया था। इसलिए उसने अपने साथ अपने पिता के बॉडीगार्ड्स को ले आया था। सब देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कुछ प्रोफेसर थे जिन्होंने पुलिस को कॉल मिला दिया था। सुधीर बाइक से उतरा और रॉकी के सामने बैठे हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोलने ही वाला था कि तभी उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। सुधीर जैसे ही उस दिशा में देखने लगा था तो उसकी आंखें चौड़ी होती चली जा रही थी। सुधीर के सामने ही कैंपस में एक एक कर गाड़ियां आती चली जा रही थी और हर एक गाड़ी ब्लैक कलर की थी, जो देखने में काफी सुंदर और महंगी लग रही थी। गाइस, क्या लगता है किसकी तरफ से होंगे वो लोग और किसका साथ देंगे, रॉकी या सुधीर? CH-18 गाड़ियों का काफिला। अब तक रॉकी ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन वह अकेला था और उसके सामने अच्छे खासे गुंडे थे। रॉकी पहले से ही ताकतवर था और यह बात सुधीर पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने उस रात बार में ही रॉकी के ताकत का अंदाजा लगा लिया था। इसलिए उसने अपने साथ अपने पिता के बॉडीगार्ड्स को ले आया था। सब देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कुछ प्रोफेसर थे जिन्होंने पुलिस को कॉल मिला दिया था। सुधीर बाइक से उतरा और रॉकी के सामने बैठे हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोलने ही वाला था कि तभी उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। सुधीर जैसे ही उस दिशा में देखने लगा था तो उसकी आंखें चौड़ी होती चली जा रही थी। सुधीर के सामने ही कैंपस में एक एक कर गाड़ियां आती चली जा रही थी और हर एक गाड़ी ब्लैक कलर की थी, जो देखने में काफी सुंदर और महंगी लग रही थी। अब आगे थोड़ी ही देर में पूरा कैंपस काली गाड़ियों से काला ही दिख रहा था। उस वक्त सिर्फ कैंपस में अगर जू भी रेंगता तो पता चल जाता। इतनी साइलेंस हो गया था कैंपस, अगर कुछ सुने दे रहा था तो सिर्फ गाड़ियों की आवाजें। राहुल, रोहित और प्रीतम बेसुध पड़े जमीन पे बेहोश थे और रॉकी चोटिल था, लेकिन उसे चोट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी और रॉकी अपनी नम आंखों से सिर्फ उन्हें ही देख रहा था। तीनों को इतना मारा गया था कि उन्हें होश में रहना भी नसीब ना था। खीर क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो गया। इधर सारे गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुलते हैं, बस एक को छोड़कर चार चार बॉडीगार्ड एक एक गाड़ी से निकलते हैं। उस वक्त लग रहा था किसी राजा के आगमन में ये सब किया जा रहा था। एक बॉडीगार्ड गया और उस गाड़ी का दरवाजा खोला, जो पहले नहीं खुला था। दरवाजा खुलते ही उसमें से एक आदमी बाहर आता है। उसके बाहर आते ही सबके सिर अपने आप ही नीचे झुक गए थे। ये हैं माफिया ग्रुप के आजाद भाई, जिन्हें सब इसी नाम से बुलाते हैं और इसका असली नाम कोई नहीं जानता। इन्हें देखकर कोई भी डर जाए। बड़ी बड़ी मुच्छे और बड़ी बड़ी दाढ़ी, जो इन्हें इन्हें एक अलग रूप देता है। चेहरे में चाकू के निशान जो होठों से होकर माथे तक जाते हैं। ये राम सिंघानिया के लिए काम करते हैं और इनके ग्रुप का नाम टाइटन ग्रुप है। राम सिंघानिया का एक रूल है जिसमें हर कोई अपनी पहचान छुपा कर रखता है एक दूसरे से। ये तो बस राम के एक मोहरा है जो उनके इशारे पे बाहरी तत्वों पे नजर रखता है। ये गेम तो अभी शुरू हुआ है, पत्ते तो अभी खुलने बाकी है। जब आजाद वहां चलकर आया तब तक तख्ता पलट चुका था और उस वक्त रॉकी की जगह सुधीर घुटनों के बल बैठा था। कुछ गार्ड ने मिलकर वहां से लोगों को अलग कर दिया था और कुछ मिलकर राहुल, रोहित और प्रीतम को हॉस्पिटल ले जाने लगे थे। सुधीर छूटने की कोशिश करने लगा था और छूटते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम मुझे पहचानते नहीं? अगर मेरे बाप को पता चली तो तुम सब की कब्र खोद डालेंगे। सुधीर के जुबान लड़खड़ा रहे थे ये बोलते हुए, फिर भी खुद को संभालते हुए वह बोल रहा था। और आजाद ये सुनते ही हंसने लगा था। वह हंसते हुए बोला, वो तो तेरा बाप। कौन है तेरा बाप? फिर डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, बाप रे, मैं तो डर गया। आजाद के चेहरे का एक्सप्रेशन को देख के ये बता पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है।
एक्सप्रेशन लेस सुधीर खुद को छुड़ाते हुए बोलने लगा, मेरे डैड शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका उठना बैठना कितने बड़े लोगों के साथ है ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर आगे अपने पिता की चापलूसी करते हुए बोला, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ तुम भी मेरे साइड हो जाओ, शायद वो तुझे माफ कर दे। इतना सुनते ही आजाद की हंसी छूटने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा था। उसे तो सुधीर के भोलेपन पे क्या ही बोले, कितना भोला है, मौत सामने है और इसे अपने बाप की पड़ी है। आजाद हंसते हंसते एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और सुधीर के चेहरे को जोर से दबाते हुए बोला, बेटा सुन, अगर रॉकी बाबा को कुछ हुआ तो तू जिस बाप की बात कर रहा है उसका बाप भी आ जाए तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? और तेरा क्या होगा ये तो बॉस ही बताएंगे। अभी तो अल्लाह से दुआ मांग कि तुझे मौत आसान सा दे, वरना उनके खाते में तो सिर्फ दर्द देना ही लिखा है। सुधीर ने जैसे ये सुना तो वह अंदर तक सिहर उठा, उसके रोवे खड़े हो गए थे। नताशा तो पहले ही पतली गली पकड़ चुकी थी, उसकी तो गाड़ी देखते ही उसे डर लग गया था और जैसे ही उसने सुधीर को घुटने टेकते देखा तो वह वहां से 9-2-11 हो गई थी डर की वजह से। नताशा कॉलेज के बैकग्राउंड एरिया में छुपी बैठी थी क्योंकि वह ज्यादा कोई आता जाता नहीं था और वहां छुपना बाकी जगहों के मुकाबले सेफ था। उसे लग रहा था सुधीर उसका भी नाम रख देगा और वो भी। वैसे सुधीर के पिता पैसे वाले हैं तो उसे छुड़ा लेंगे, लेकिन उसे कौन छुड़ाएगा? उसे तो कॉलेज में एडमिशन भी कॉलेज के थ्रू मिला था, जिसमें उसके पढ़ने का खर्च कॉलेज उठाने वाली थी। थोड़ी ही देर में गाड़ियां कैंपस से निकल गई थी। रॉकी थोड़ा बहुत होश में था इसलिए उसने सब सुन लिया था। सुधीर के चेहरे पे पट्टी बंधी थी जिससे उसे कुछ दिख ना सके। पूरे रास्ते चिल्लाता जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था, इवन नताशा भी नहीं जिसके लिए उसने ये सब किया था। सुधीर की गाड़ी एक विला पे जा रुकी और वह उसे डाल दिया गया था। जब सुधीर ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने जो देखा उसे देख वह अंदर तक कांप गया। विला को अंदर से जेल की तरह बनाया गया और चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी और फैली हुई थी। सुधीर चिल्लाने लगा था, उसकी जान निकलने लगी थी, लेकिन शायद ये तो उसके दर्द का पहला पन्ना था और पन्ने खुलने बाकी है। रॉकी की गाड़ी सिंघानिया मैंशन में आकर रुकी। रॉकी ने जब नजर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। इतना बड़ा मैंशन तो उसने कहीं नहीं देखा था। उस मैंशन का एक कमरा एक बड़े घर जितना बड़ा था। उसके अंदर आते ही उसे एक अलग ही दुनिया दिखने लगी थी। रॉकी को मैंशन के उस एरिया में ले जाया गया जहां पूरा का पूरा एक डॉक्टर की टीम बैठी थी। तब तक इतने में सुमित्रा और अर्चना तक ये बात पहुंच चुकी थी और वे दोनों दौड़ी चली आ रही थी। माँ की ममता ही ऐसी होती है और कई दिनों से उन्होंने रॉकी को देखा भी नहीं था। राम इस वक्त मैंशन में नहीं थे, उन्हें किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था। लेकिन क्या होगा जब ये बात राम को पता चलेगी? क्या वह देख पाएंगे रॉकी के शरीर पे लगे चोटों को? मिलते हैं अगले चैप्टर में और देखते हैं कि आखिर सुधीर का क्या हुआ। CH-19 माँ की ममता। अब तक रॉकी की गाड़ी सिंघानिया मैंशन में आकर रुकी। रॉकी ने जब नजर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। इतना बड़ा मैंशन तो उसने कहीं नहीं देखा था। उस मैंशन का एक कमरा एक बड़े घर जितना बड़ा था। उसके अंदर आते ही उसे एक अलग ही दुनिया दिखने लगी थी। रॉकी को मैंशन के उस एरिया में ले जाया गया जहां पूरा का पूरा एक डॉक्टर की टीम बैठी थी। तब तक इतने में सुमित्रा और अर्चना तक ये बात पहुंच चुकी थी और वे दोनों दौड़ी चली आ रही थी। माँ की ममता ही ऐसी होती है और कई दिनों से उन्होंने रॉकी को देखा भी नहीं था। राम इस वक्त मैंशन में नहीं थे, उन्हें किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था। लेकिन क्या होगा जब ये बात राम को पता चलेगी? क्या वह देख पाएंगे रॉकी के शरीर पे लगे चोटों को? अब आगे आ गया, मैं सोचा आज ही एपिसोड दे देता हूँ, पता नहीं कल लिख पाऊंगा भी या नहीं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं मिलके वॉट सुधीर शर्मा और उसके बाप की। रॉकी को जैसे ही बेड पे लिटाया गया तो उसे दर्द होने लगा। शायद अब तक झेल रहा था लेकिन अब झेलना मुश्किल हो गया था। वो कहते हैं प्यासा कुआं के पास आए और उसे प्यास ना लगे, ऐसा हो सकता है। शायद रॉकी डॉक्टर को देख अपने दर्द पे काबू ना पा सका। जब डॉक्टर ने उसे दर्द से चिल्लाता और कराहता देखा तो शांत कराने की कोशिश करने लगे। जब डॉक्टर ने देखा कि अब उसके दर्द को काबू में करना मुश्किल है तब उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। थोड़ी ही देर में रॉकी शांत हो गया और वह नींद के आगोश में चला गया। उसके बाद डॉक्टर ने रॉकी के कपड़े खोलने लगे। जैसे ही डॉक्टर ने उसके शरीर से कपड़ा अलग किया उसके बाद तो डॉक्टर के खुद हाथ कांपने लगे थे। रॉकी का पूरा शरीर लाल हो गया था और सीने पे लंबी रट से लगी चोट के निशान जो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू ही किया था कि तभी सुमित्रा जी और अर्चना वहां आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें अंदर जाने से रोका लेकिन उसका कोई असर सुमित्रा जी पे नहीं पड़ा और वह डॉक्टर को धक्का देकर अंदर चली गई। डॉक्टर नहीं चाहते थे कि सुमित्रा जी रॉकी को इस हालत में देखे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जब सुमित्रा जी और अर्चना अंदर आए तो उस वक्त तक रॉकी बेहोश हो गया। डॉक्टर बोलने ही वाला था कि रोकू को हमने बेहोश किया है, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे जब उसने सामने देखा। जैसे ही सुमित्रा जी ने रॉकी को उस हालत में देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे जिसे अब रोकना नामुमकिन था। सुमित्रा जी ने अपने कांपते हुए हाथों से जैसे ही रॉकी के चोट लगे निशान पे हाथ रखा तो रॉकी बेहोशी के हालत में भी सिहर उठा। शायद ये माँ का प्यार था या दर्द का एहसास। सुमित्रा जी ने रॉकी के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए बोली, बेटा उठ,
देख तेरी माँ आई है, तू बोलता था ना कि एक दिन माँ तेरे कदमों में सब कुछ ला कर रख दूंगा, तो देख आज सब कुछ है। फिर आगे रॉकी को हिलाते हुए बोली, और तेरे पापा आते ही होंगे। सुमित्रा जी के हाथ के साथ साथ जुबान भी लड़खड़ाने लगे थे। अर्चना के आंखों में अंशु थे और डॉक्टर सिर्फ देख रहे थे। जब रॉकी में कोई हलचल नहीं हुआ तो सुमित्रा जी के आंसू और तेज बसने लगे थे। उन्हें क्या पता था कि रॉकी को बेहोश किया गया है। जब डॉक्टर्स ने ये देखा तो एक डॉक्टर आगे आया और डरते हुए धीरे से बोला, माम सर को कुछ नहीं हुआ है, हमने इन्हें बस बेहोश किया है ताकि इनका इलाज अच्छे से कर सके। सुमित्रा जी ने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे उठाने की कोशिश करती रही। जब डॉक्टर्स ने देखा कि ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ऑपरेशन करने में देरी हो रही थी तो एक लेडी नज आगे आए और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। नज आगे कुछ और समझाती या बोलती उससे पहले ही किसी के कदमों की आवाज आने लगी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। ये बता पाना बहुत मुश्किल था कि आवाज किसकी है। सभी उस तरफ देखने लगे थे। जैसे ही वह आदमी अंदर आया तो वह नज उसे देखते ही डर सी गई और डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो गई थी। ये और कोई नहीं राम सिंघानिया था। जैसे ही राम को ये बात पता चली थी तो वह अपना मीटिंग छोड़ आया था। सब उसे देख डर से कांपने लगे थे। राम को उस इस वक्त समझना मुश्किल था क्योंकि आंखें गुस्से से लाल थी लेकिन आंसू भी निकल रहे थे। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन होठ उसके कांप रहे थे। जैसे तैसे वह रॉकी के पास आया तो उसके भी होश उसे देख उड़ से गए थे। सुमित्रा जी रोती हुई राम के गले से लग और अर्चना भी राम से ये देखा ना गया और वह बाहर चला गया। उसके साथ सुमित्रा जी और अर्चना जी भी चली गई थी। तब जाकर कहीं डॉक्टर्स को चैन आया और उन्होंने रॉकी का ऑपरेशन करना जल्दी से स्टॉप भी कर दिया। इधर राम जैसे ही आकर बैठा तो सुमित्रा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप देख रहे हैं मेरे बच्चे का क्या हालत किया है, आप कुछ करते क्यों नहीं। राम सुमित्रा जी को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे तो अभी बस किसी के आने का इंतजार था। राम सुमित्रा जी से बोला, मैं वादा करता हूँ जिसने भी ये किया है उसे अब मैं नहीं छोड़ने वाला। राम के आंखों में खून उतर आया था। उसने कभी ये नहीं सोचा था जिस बेटे को पाने के लिए उसने बरसों इंतजार किया है आज उसके सामने वही इस हालत में देखने को मिलेगा। राम कैसे भी करके सुमित्रा जी को शांत किया और अर्चना को कुछ खाने को बोला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अब ये दोनों भी बीमार हो जाए। एक सेफ आया और अर्चना को लेकर गया और सुमित्रा जी वही उसके पास बैठी रही। राम ने सुमित्रा जी के आंसू पोंछे और उनसे बोला, आप ठीक तो हैं। सुमित्रा जी राम को देखते हुए अपना गर्दन बेमन है हान में हिला देती है। राम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आजाद आया और बोला, बॉस आपका काम हो गया। राम ने उसे इशारा किया कि उसका गाड़ी में वेट करे, मैं आता हूँ। राम का इशारा पाते ही आजाद चला गया था। राम पहले सुमित्रा जी को उठाया और अपने कमरे में ले आया। उन्हें बेड पे सुलाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राम इतना बोल वह से चला गया। इधर आजाद गाड़ी के पास राम का वेट कर रहा था। तभी जैसे ही उसने राम को आता देखा तो उसने झट से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। राम अंदर बैठा और उसके बैठते ही गाड़ी रास्ते पे दौड़ पड़ी। उसके साथ और भी गाड़ियां थी जो अक्सर होते ही हैं। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसी विला पे आकर रुकी जहां सुधीर को रखा गया था। राम गाड़ी से उतरा और अंदर चल दिया। इधर अंदर सुधीर को कोई लगातार थप्पड़ मारे जा रहा था और गुस्से में बोल रहा था, गधे अब क्या कर दिया तूने, क्या तुझे राम सिंघानिया ही मिले थे दुश्मनी मोल लेने के लिए। सुधीर डरते हुए बोला, डैड मैंने कुछ नहीं किया और मैं क्यों राम सिंघानिया से दुश्मनी मोलने लगा। दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे। जब राम को ये बात पता चली थी तो उसे सुधीर के बाप को भी उठवा लिया था। अब क्या होगा सुधीर और उसके बाप के साथ। CH20 तेरे बाप का बाप हूं मैं। अब तक इधर आजाद गाड़ी के पास राम का वेट कर रहा था। तभी जैसे ही उसने राम को आता देखा तो उसने झट से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। राम अंदर बैठा और उसके बैठते ही गाड़ी रास्ते पे दौड़ पड़ी। उसके साथ और भी गाड़ियां थी जो अक्सर होते ही हैं। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसी विला पे आकर रुकी जहां सुधीर को रखा गया था। राम गाड़ी से उतरा और अंदर चल दिया। इधर अंदर सुधीर को कोई लगातार थप्पड़ मारे जा रहा था और गुस्से में बोल रहा था, गधे अब क्या कर दिया तूने, क्या तुझे राम सिंघानिया ही मिले थे दुश्मनी मोल लेने के लिए। सुधीर डरते हुए बोला, डैड मैंने कुछ नहीं किया और मैं क्यों राम सिंघानिया से दुश्मनी मोलने लगा। दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे। जब राम को ये बात पता चली थी तो उसने सुधीर के बाप को भी उठवा लिया था। अब आगे दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तभी दरवाजे का गेट खुलता है और राम सिंघानिया इंटर करते हैं। राम सिंघानिया को जो पहली बार देख ले तो देखते ही डर जाए, वैसा ही हल कुछ शर्मा और उसके बेटे सुधीर का था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यमराज खुद ना आकर उन्होंने अपने रूप में राम सिंघानिया को बेच दिया है। सुधीर पहली बार इतने करीब से राम को देख रहा था। इससे पहले तो टीवी या किसी मैगजीन में ही देखा था। उस दिन पार्टी में भी सुधीर एक झलक देखने को बेबस था क्योंकि राम अपने बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। राम के आंखों में गुस्सा था और उसके हाथ गुस्से में कांप रहे थे। राम अंदर आते ही आजाद से पूछते हैं, क्या यही है वो लड़का। आजाद जवाब देता है, जी बॉस यही, और वो उसके बगल वाला उसका बाप है। आजाद से कंफर्मेशन मिलने के बाद आगे बढ़ने लगा। शायद अब उसे किसी की जरूरत भी नहीं थी। सुधीर तो डर से कांप उठा था। उसके अंदर तब से हिरण पैदा होने लगी थी। जिस तरह उसने राम को देखा था आज उसका एक अलग ही रूप देख रहा था। शर्मा हाथ जोड़ सुधीर के सामने खड़ा हो गया था और डरते हुए राम से बोलने लगा, सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, अगली बार से ये आपके सामने नहीं आएगा। फिर आगे लड़खड़ाते हुए बोला, आप कहे तो मैं इसे विदेश भेज देता हूं और वापस कभी नहीं आने दूंगा। शर्मा जी के एक भी बात का कोई असर राम पे नहीं पड़ रहा था। पड़े भी कैसे, इस वक्त उसके आंखों के सामने बेटे का दृश्य और वाइफ की आवाजें जो गूंज रही थी। राम गन निकाला और सुधीर के कनपटी पे रखते हुए फायर कर दिया। एक ही पल में सबकी आंखें बंद हो गई थी लेकिन फिर जैसे ही सबकी आंखें खुली तो सुधीर जिंदा था। राम हंसते हुए बोला,
चो नहीं नहीं, इतनी आसान मौत। राम सिंघानिया को समझते क्या हो? तुझे घुट घुट के मरना होगा और मौत ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया कांप उठे। लेकिन तुझे मैं मरूंगा नहीं, तू जिंदा रहेगा। फिर आगे गन पे हाथ फिराते हुए बोला, मुझे तुझे मार के क्या मिलने हैं? है ना शर्मा? शर्मा डरते हुए बोला, जी जी सर। राम बोले, तेरे लिए मैंने अपने ताश के पत्तों में से 2 पत्ते खोले हैं। ये पत्ते सबसे कम दर्द देते हैं, लेकिन जान निकल जाती है। पहला 2 गुना लौटूंगा, वो भी दर्द के साथ, और दूसरा जितना रॉकी के शरीर से निकला है उसका 100 गुना लौटाऊंगा। इतना बोलने के बाद राम ने इशारा किया तो इशारा पाते ही 2 आदमी आ गए थे। पहले के हाथ बाल्टी थी और दूसरे के हाथ में लोहे की रड। राम रड को देखते हुए बोले, इसी रड से तूने मारा था ना? तो अब जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक तुझे इसी रड को गर्म करके दागा जाएगा। और हान, इस बाल्टी में रखे हुए खून किसी जानवर के नहीं है, ये खून इंसानों के हैं। इसी खून से तुझे नहलाया जाएगा। ये तब तक होगा जब तक रॉकी ठीक नहीं हो जाता है। शर्मा जी सिहर उठे, ये तो मौत से भी बदतर था, इससे अच्छा तो मार ही देते। सुधीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शर्मा जी राम के पैरों पे गिर पड़े और बोला, सर ऐसा मत कीजिए, बेटा है ये मेरा, मैं इसे ऐसे देख नहीं पाऊंगा, इस बार माफ कर दीजिए। राम शर्मा को आंख दिखाते हुए बोले, मेरे बोले गए शब्द पत्थर के लकीर हैं, उन्हें बदलना नामुमकिन है, इसलिए ये चापलूसी छोड़ दे। शर्मा इतना बोल राम जाने को हुए तब सुधीर बोला, आप कौन लगते उसका? अरे एक गरीब के लिए क्यों? वैसे भी उसका कौन है, क्या फर्क पड़ता है अगर मर गया तो? राम के कान खड़े हो गए थे ये सुन के। राम के आंखों में गुस्सा उतर आया। जितना भी शांत हुआ था अब उसके शब्दों ने उसे भी से भड़का दिया था। राम पलटे और एक जोरदार गुर्राती हुई आवाज में बोले, बेटा है वो मेरा, मेरा वारिस। राम की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा विला गूंज उठा था और इधर सुधीर के कान में राम के ही शब्द गूंज रहे थे। बेटा है वो मेरा, मेरा वारिस। सुधीर एकदम से ढीला पड़ गया था, उसके माथे से पसीने गिरने लगे और उसके हाथ पैर सब कांपने लगे थे। राम जब तक चले नहीं गए तब तक सुधीर उन्हें जाते हुए देखता रहा। उनके जाते ही 2 गार्ड सामने आए और एक ने बल्दी बार खून उसके ऊपर उड़ेल दिया। सुधीर डर से कोने में छिपने लगा था और शर्मा जी माफी की गुहार लागते रहे। फिर एक आगे आया और गर्म लोहे की रड उसके शरीर से सता दिया था। सुधीर के शरीर में सटते ही सुधीर दर्द से छटपटाने लगा था। दर्द इतना ज्यादा कि सहन करना भी मुश्किल होने लगा था। लेकिन अभी तो ये उसके लिए शुरुआत है, अभी तो कितने दिन बाकी है। मेंशन में राम अंदर आते ही पहले अपने कमरे में जाता है, जहां सुमित्रा जी को आराम करने को बोल चला गया था। राम अंदर आए तो सुमित्रा जी सो रही थी। जैसे ही राम उनके सामने आया तो उसने देखा कि अभी भी उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, शायद नींद में भी अपने बेटे को याद कर रही थी। राम उसके सर को सहलाने लगा और वही उनके बगल में बैठ गया था। राम के सहलाने से सुमित्रा जी की नींद खुल गई। सुमित्रा जी उठ बैठी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आप गए? राम सुमित्रा जी के आंसू पोंछते हुए बोला, आप रो रही थी, क्या आपको मेरा ख्याल नहीं आया? इतना बोल राम उन्हें अपने गले से लगा लिया था। थोड़ी ही देर में एक मेड आए और बोली, रॉकी बाबा को होश आ गया है। ये सुनने के बाद सुमित्रा जी की आंखें चमक उठी, जिसमें कितनी देर से सिर्फ आंसू ही थे। राम उठा और सुमित्रा जी के साथ चल दिया जहां रॉकी था। जब दोनों अंदर वार्ड में आए तो डॉक्टर वहां रॉकी को घेरे खड़े थे और सब हंस रहे थे। जैसे ही सबने राम को आता देखा तो जल्दी से सब साइड में खड़े हो गए और अपना सिर गाड़े हुए थे। रॉकी जब अपनी मां को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी मां बिल्कुल बदली हुई दिख रही और साथ में राम भी खड़े थे। सुमित्रा जी आगे आए और रॉकी के गालों को सहलाते हुए बोली, कैसा है मेरा बेटा? रॉकी ने सुमित्रा जी के हाथों को पकड़ा और बोला, मैं ठीक हूँ मोम। रॉकी को अब सुकून मिलने लगा था। कितना दर्द सहने के बाद अब जाकर उसने कुछ अच्छा देखा। राम कुछ नहीं बोले क्योंकि राम ने रॉकी को अपना बेटा माना है। एलिन रॉकी ने अब जी तक नहीं माना। राम ने जब रॉकी को सही सलामत देखा तो वह से जाने लगे थे, लेकिन एक शब्द ने उन्हें रोक लिया था। रॉकी प्यार से बोला था, डैड। रॉकी ये बोलने में हिचक रहा था, लेकिन अब उसने मान लिया। रॉकी के अपने लिए डैड सुन राम भावुक हो उठे। अब उन्हें उनका बेटा जो मिल गया है। राम पलटे और झट से रॉकी को गले से लगा लिया। रॉकी ने भी कस के उन्हें गले से लगाए रखा। थोड़ी देर बाद राम ने उसे अलग किया और उसके माथे पे किस करते हुए बोले, मेरा बेटा। रॉकी मुस्कुरा दिया था। राम उसे आराम करने को बोल दिए थे क्योंकि डॉक्टर ने 2 दिन तक का रेस्ट लिखा था। रॉकी राम को देखते हुए बोला, डैड। राम बोले, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो रॉकी बोला, मेरे दोस्त कहाँ हैं? और वे सब ठीक तो हैं? राम उसके सर को थपथपाते हुए बोले, तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं और कल उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। रॉकी बोला, तो क्या आप उन्हें यहाँ बुलाएंगे? राम उसे देख हंसते हुए बोले, आप चाहते हैं कि आपके बारे में उन्हें पता चले कि आप कौन है? रॉकी शांत होकर जवाब दिया, हाँ। अब मैं उनसे नहीं छुपाना चाहता। राम उसके सर को सहला कर वहां से हंसते हुए चले गए और रॉकी उन्हें जाते हुए देखता रहा। क्या होगा कल जब उसके दोस्तों को पता चलेगा? आज का एपिसोड इमोशनल हो गया क्या? कमेंट कीजिए। टू बी द नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोड नेम बॉस की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।